हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतरा अपने मामा सुधीर को गायत्री को मिलने से रोकने के लिए आहूजा निवास से थोड़ी दूर खड़ी थी। तब रुद्र उसे उसकी जिंदगी में वापस आ जाने के लिए अलग अलग तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था और उसने आखिर में अंतरा से कहा था कि वह गायत्री का अबॉर्शन करवा देगा और उसे कहीं दूर भेज देगा, जो कि गायत्री ने सुन लिया था। और फिर गायत्री और अंतरा दोनों के साथ बहस होने के बाद जब रुद्र अपने घर की तरफ जा रहा था तब गायत्री ने उसे रोकते हुए कहा था कि अगर अकेले में अंतरा ने उस पर हमला कर दिया तो कौन उसकी सुरक्षा करेगा। गायत्री की बात सुनकर रुद्र को हंसी आ गई। अंतरा तुम पर हमला करेगी? तुम और मैं अंतरा की रग रग से वाकिफ हैं। अरे वह तो हमारे होने वाले बच्चे की खातिर अपने लिए इंसाफ भी नहीं मांग रही। वह तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी। रुद्र की बात सुनकर अंतरा ने उपहास किया कि आखिरकार रुद्र को गायत्री की चालाकियां समझ आने लगी थी, लेकिन अंतरा को अपनी बहन के टैलेंट पर कोई शक नहीं था। अगर यह सब और लंबा चलता तो वह झूठ पर झूठ बोलकर फिर से रुद्र को भरोसा दिला देती कि अंतरा से उसको खतरा है। अंतरा आगे बढ़ी और गायत्री को रुद्र से दूर खींच लिया और रुद्र से कह दिया कि उसे गायत्री से कुछ बात करनी है, इसलिए रुद्र उन दोनों को अकेला छोड़ दे। जवाब में रुद्र ने उपहास किया कि अगर अंतरा के मुताबिक वह अब रुद्र की पत्नी नहीं रही तो फिर वह अंतरा की बात क्यों सुने। यह कहने के बाद रुद्र ने फिर एक बार अंतरा को शांति से समझाया कि उसने पहले ही अपनी गलतियों को मान लिया है और अंतरा जानती है कि रुद्र ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया है। क्या अंतरा सिर्फ एक बार रुद्र को माफ नहीं कर सकती? उसके बाद रुद्र ने अपने किए की सफाई में अंतरा को बताया कि बहुत सारे शादीशुदा बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड होती है, इसलिए उसने भी वही किया जो बाकी सभी लोग कर रहे थे। रुद्र ने अंतरा से वादा किया कि अगर वह उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। रुद्र की बात सुनकर अंतरा को यकीन नहीं हुआ कि रुद्र दूसरे लोगों का नाम लेकर अपने किए हुए धोखे को सही ठहरा रहा था। अंतरा ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्य से हंस पड़ी। मुझे माफ करना मिस्टर रुद्र आहूजा कि मैं दूसरी औरतों की तरह आजाद ख्यालों वाली नहीं हूं। मेरे लिए मेरा पति सिर्फ मेरा हो सकता है, किसी और का नहीं। इसलिए तुम अपनी जिंदगी के फैसले लो और मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगी। गायत्री भले ही एक धोखेबाज पति को अपना ले, लेकिन मैं नहीं अपना सकती। अंतरा की बात सुनते ही गायत्री ने उसे टोका। मैं भी धोखेबाज पति को अपना नहीं सकती, गायत्री ने चिल्लाते हुए कहा और अंतरा की पकड़ से खुद को छुड़ने की कोशिश की और फिर रुद्र की ओर मुड़कर उसे कहने लगी, और तुम, मुझे प्रेग्नेंट करने के बाद मुझे छोड़ने की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुद्र ने रूखेपन से जवाब दिया कि वह अंतरा से बात कर रहा है, इसलिए गायत्री को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। वह इस बारे में उसके साथ बाद में बात करेगा। और फिर रुद्र ने गायत्री को घर जाने के लिए कहा। उसके बाद रुद्र ने अंतरा की तरफ देखकर महसूस किया कि एक बार फिर वह अंतरा को मनाने में नाकामयाब रहा। हालांकि उसने पूरी कोशिश की थी। ज्यादातर लड़कियां नई कार, लग्जरी बैग और जूते, यह सब चीजें पाकर खुशी खुशी लड़कों के आगे पीछे घूमने लगती हैं, लेकिन अंतरा अलग थी। रुद्र का आत्मविश्वास डगमगा गया था। क्या अंतरा को सच में अब उसकी परवाह नहीं थी? यह ख्याल आते ही रुद्र ने खुद को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अंतरा को उसे छोड़ना होता तो वो 4 साल तक अपनी सास के अत्याचार को नहीं सहती। दरअसल रुद्र के लिए भी अपनी मां का स्वभाव सह पाना मुश्किल था। रुद्र ने सोचा कि वैसे भी उन दोनों को अलग हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा। अंतरा इतने कम समय में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकती थी। और रही बात उस ऋषभ मलिक की, तो यह बात तो साफ थी कि वह अंतरा से प्यार करता था, इसलिए भले ही उसने अंतरा के मामा के इलाज के लिए पैसे दिए हो, लेकिन अंतरा हमेशा इस बात पर अड़ी थी कि उनका रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल था।
और अंतरा ने दूसरे आदमी के बारे में रुद्र को उकसाने के लिए जानबूझकर कहा होगा। लेकिन अंतरा के दिल की गहराई में अभी भी उसकी ही जगह थी। रुद्र ने यह सब कल्पनाएं करके खुद को दिलासा दिया और शांत किया। और फिर उसने सोचा कि अगर गायत्री कोई और मुसीबत नहीं खड़ी करेगी तो वह अंतरा को वापस पाने में जरूर सफल होगा। दूसरी तरफ अंतरा ने आह भरी और रुद्र और गायत्री की तरफ तीखी नजर से देखा। अंतरा को ख्याल आया कि यह कैसी विडंबना थी। अभी 1 महीने पहले उसे इस घर से बुरी तरह से खदेड़ दिया गया था। तब गायत्री अपनी जीत का जश्न मना रही थी क्योंकि उसने अंतरा को नीचा दिखाया था। लेकिन अंतरा ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी परिस्थिति उल्टी हो जाएगी। आखिर में इन सब ख्यालों से बाहर निकलते हुए अंतरा ने रुद्र से कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ और रुकना हो तो रुको। इतना कहने के बाद वह गायत्री की तरफ मुड़ी उसे बताने लगी कि सुधीर मामा को तुम्हारे और रुद्र के बारे में पता चल गया है और वह हॉस्पिटल से यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। वह गुस्से में कुछ कर ना दे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए मैं किसी तरह उनसे पहले यहाँ पहुंच गई हूँ। अब अगर तुम अपनी और अपने बच्चे की सलामती चाहती हो तो मेरा सुझाव है कि वापस घर में चली जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लो, वरना क्या होगा यह मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अंतरा के हर एक शब्द के साथ गायत्री के चेहरे से रंग उतरने लगा था। लेकिन लेकिन गायत्री बड़बड़ाई, चाचा तो दुबई में काम करते हैं ना, वह अचानक यहाँ कैसे आ गए? यह सुनकर अंतरा ने गायत्री को ताना मारा कि सुधीर के इकलौते भाई ने लगभग अपनी जान गंवा दी तो वह वापस कैसे नहीं आते। हर कोई गायत्री जैसा नहीं है जो खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपनों की मौत की कामना करे। गायत्री ने अंतरा को कोई जवाब नहीं दिया, न ही उसने उसके आरोप से इनकार किया। उसका दिमाग पहले से ही दहशत में था। गायत्री के चाचा सुधीर बंसल और उसके पिता मुकुंद बंसल, दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क था। गायत्री के पिता का स्वभाव बहुत शांत और भोला था, जबकि उसके चाचा का दिमाग ज्वालामुखी की तरह था जो कभी भी फट सकता था। अगर सुधीर को गायत्री के किए हुए सभी घिनौने कामों के बारे में पता चला तो गायत्री की खैर नहीं थी। अंतरा की आवाज ने गायत्री को गहरी सोच से बाहर निकाला। मामा किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे, तुम उनके पैर छूकर अंदर जाओगी क्या? अंतरा के यह कहने के अगले सेकंड ही गायत्री मुड़ी और आहूजा निवास की तरफ दौड़ पड़ी। वह मेन गेट पर पहुंची ही थी कि गेट से बाहर आ रही मधु से वह टकरा गई, जिसकी वजह से मधु नीचे गिर पड़ी। उसने गायत्री की तरफ देखा और उसे डांटने लगी, अंधी हो क्या? तुम्हारी वजह से मेरी हड्डी टूट सकती थी, मुझे अस्पताल ले जाना पड़ सकता था। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मुझे उठाओ। यह कहते हुए मधु ने अपना हाथ गायत्री की तरफ बढ़ाया। गायत्री ने जरूर उसकी मदद की होती, लेकिन अभी उसके पास वक्त नहीं था। गायत्री ने मधु से कह दिया कि यह एक मामूली टक्कर थी, ऐसा भी कुछ सीरियस नहीं हुआ था। गायत्री की बात सुनकर मधु उस पर बरस पड़ी कि एक तो गायत्री ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और ऊपर से उठने में उसकी मदद भी नहीं कर रही। गायत्री ने अपने दांत पीस लिए। वह इस बूढ़ी औरत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी क्योंकि रुद्र सामने ही खड़ा था। इसलिए गायत्री ने मधु को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की और फिर मधु को बताया, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं ऊपर जाकर आराम कर रही हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे डिस्टर्ब मत करना। यह कहने के बाद वह तुरंत गेट से अंदर चली गई। लेकिन मधु चिल्लाते हुए डांटने लगी कि गायत्री की उसे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह गायत्री की नौकर है? तब तक रुद्र उसके पास आया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर फुटपाथ की बेंच पर बैठाया और उसे पूछा कि वह ठीक तो है। मधु ने बढ़ा चढ़ाकर कहा कि शायद वह अब कुछ ही पल की मेहमान है। इस पर रुद्र ने अपनी माँ को टोका कि एक हल्के धक्के से इतना कुछ कैसे हो सकता है। रुद्र की बात पर मधु दुखियारी माँ की तरह पेश आने लगी। रुद्र ने अपनी माँ की नाटक कला से नाराज होकर अपनी आंखें घुमाई। उसे पता था कि मधु फिर से बिना बात के हंगामा कर रही थी।
रुद्र ने मधु को समझाया कि यह सब बातें छोड़कर मधु उसके साथ घर के अंदर चले ताकि मधु आराम कर सके। लेकिन मधु ने टीवी सीरियल की सास का किरदार निभाना जारी रखा और गायत्री की बुराई करती रही। यह सब सुनकर रुद्र ने मधु पर आरोप लगाया कि जब अंतरा घर में थी तब भी मधु को उसकी खामियां दिखती थी और अब गायत्री में भी उसे खामियां नजर आती हैं। रुद्र की बात पर मधु गुस्से से तिलमिला उठी कि रुद्र अपनी सगी मां को छोड़कर बाहर वालों पर भरोसा करता है और फिर उसने अंतरा की भी बुराई करना शुरू कर दिया। मधु की आवाज इतनी तेज थी कि सड़क के किनारे खड़ी अंतरा भी उसके मुंह से निकले हर बुरे शब्द को सुन सकती थी। इतने सालों में अंतरा ने अपनी सास के प्रति कभी भी अनादर नहीं दिखाया था, लेकिन बूढ़ी औरत ऐसे कहानी बता रही थी जैसे अंतरा ने उसे बहुत सताया हो। हालांकि मधु की एक बात सच थी, हर कोई बाहर वाला था, जिसमें अंतरा भी शामिल थी। फिर भले ही उसने अपनी सास का पूरे दिल से ख्याल रखा हो या फिर गायत्री जो आहूजा खानदान को वारिस देने वाली हो। अंतरा यह सब सोच रही थी तब रुद्र की आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ा। अंतरा, मां को अंदर ले जाने में मेरी मदद करो। अंतरा ने रुद्र की बात सुनी जरूर थी, लेकिन वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जाहिर सी बात थी कि उसके लिए मधु अंतरा को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ने वाली थी। उसने अंतरा को ताना मारा कि उसका रवैया बिल्कुल अड़ियल है। आंटी, अंतरा ने इस शब्द पर जोर देकर आगे कहा, मैं अब आपकी बहू नहीं रही। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको गायत्री से कहना पड़ेगा। अंतरा का जवाब सुनकर मधु फिर से शुरू हो गई कि अगर अंतरा उसकी बहू नहीं है तो उसकी आहूजा निवास में इस तरह घुसने की हिम्मत कैसे हुई। अगर उसे दिल का दौरा पड़ता तो क्या अंतरा जिम्मेदारी लेती। यह कहने के बाद मधु ने रुद्र से पूछा कि उसने सुना नहीं कि अंतरा उसकी मां को कैसे उल्टा जवाब दे रही है, फिर भी वह उसकी तरफदारी कर रहा था। और फिर मधु ने अंतरा को तलाक देने का आदेश दिया। यह सुनकर रुद्र के चेहरे पर गुस्सा और उदासी दोनों थी। उसने अपनी मां से कहा कि वह बात का बतंगड़ बनाना बंद करे, पहले ही वह बहुत मुसीबतें खड़ी कर चुकी है। रुद्र का आरोप सुनकर मधु गुस्से से कांप उठी। मधु ने अंतरा और रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे समझ आया, तुम अभी भी इस बेकार लड़की के बारे में सोच रहे हो, है ना? उसे देखते ही तुम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागने लगते हो। इतना कहने के बाद मधु ने रुद्र से पूछा कि क्या वह सच में ऐसी औरत के लिए अपनी सगी मां को छोड़ देगा। यह सुनकर रुद्र ने बड़बड़ाया, फिर से वही बात। रुद्र को लगा कि उसकी मां की शिकायतें कभी खत्म नहीं होगी। जब भी ऐसा कुछ होता तो मधु रुद्र को बेटे के रूप में उसके कर्तव्य के बारे में बताने लगती। अंतरा को कभी कभी लगता कि मधु को हमेशा अपने बेटे को अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहिए था ताकि वह किसी से शादी न कर सके, क्योंकि वैसे भी जो लड़की मधु की बहू बनेगी उसे सिर्फ एक गुलाम की जिंदगी नसीब होने वाली है। अंतरा को पता नहीं था कि वह यह सब सोच रही थी। तब दूर से एक काले रंग की गाड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी। अंतरा के नजदीक पहुंचते ही गाड़ी के पहिए कर्कश आवाज के साथ ठीक अंतरा की बगल में रुके। अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई और गाड़ी की तरफ देखा। उसे लगा कि विक्रांत ग्रोवर आया था। गाड़ी का दरवाजा खुला और आवाज आई, अंतरा। वह आवाज विक्रांत की नहीं बल्कि मिस्टर शैडो की थी। मिस्टर शैडो को देखकर अंतरा ने राहत की सांस ली थी। मिस्टर शैडो गाड़ी से नीचे उतरा। उसने होटल की तरह यहाँ पर भी मास्क पहन रखा था। शायद वह रुद्र के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। तुम ठीक हो? तुम्हारे मामा कहाँ हैं? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? मिस्टर शैडो ने अंतरा के नजदीक आते हुए पूछा। अंतरा ने मिस्टर शैडो को बताया कि वह हाईवे से आई थी, इसलिए जल्दी पहुंच गई, लेकिन पता नहीं उसके मामा अभी तक नहीं पहुंचे। मिस्टर शैडो ने अंतरा से वादा किया कि एक बार वह लोग यह मामला निपटा ले, उसके बाद वह सुबह वाली बात की सफाई देगा। अंतरा ने मिस्टर शैडो को समझाया कि वह उस पर गुस्सा नहीं है। वह मिस्टर शैडो के शर्ट में किसी औरत की चीज देखकर बस वह डर गई थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, किस बात का डर था तुम्हें? कि मैं तुम्हें छोड़कर मेरे पहले प्यार के पास वापस चला जाऊंगा?
यह सुनकर अंतरा ने अपना सर झुकाते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरा मतलब है कि वह आपका सालों पुराना प्यार है और मुझे आप सिर्फ 1 महीने से जानते हैं, तो मैं आपके लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती हूँ। यह सुनते ही मिस्टर सैडो ने अंतरा को टोका कि उसे खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए और फिर अंतरा को अपना वादा याद दिलाया कि जब तक अंतरा उसे खुद दूर जाने के लिए नहीं कहेगी, तब तक वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सुबह जो कुछ हुआ था उसके बाद भी मिस्टर सैडो की बात सुनकर अंतरा का दिल पिघलने लगा। कहीं ना कहीं अंतरा को भी पता था कि वह एक छोटी सी बात को बेमतलब बड़ा बना रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने आपे से बाहर हो गई थी। मिस्टर शैडो ने उसे बताया हुआ था कि उसकी गर्लफ्रेंड की अब शादी हो चुकी थी और उसका एक परिवार था, और फिर मिस्टर शैडो का किया हुआ वादा तो था ही। यह सब सोचकर अंतरा को एहसास हुआ कि उसे समझदारी दिखाते हुए अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए था। क्या वह रुद्र की मां है? मिस्टर शैडो ने मधु की तरफ देखते हुए अचानक से पूछा। मधु अभी भी अपने बेटे के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को हाँ में जवाब दिया। मिस्टर शैडो ने वापस से अंतरा की तरफ देखकर उसे कहा कि वह अब बूढ़ी हो गई हैं। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा को हैरानी हुई, इसलिए उसने मिस्टर शैडो से पूछा कि क्या उसने मधु को पहले कभी देखा था। मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया कि वह मधु से लगभग 20 साल पहले मिला था, इसलिए वह उसे अभी देखकर पहचान नहीं पाया। दो अमीर खानदान को एक दूसरे को जानना बहुत आम बात थी, लेकिन रुद्र ने विक्रांत ग्रोवर या उसके परिवार के बारे में कभी जिक्र नहीं किया था। इसलिए अंतरा सोचने लगी कि विक्रांत मधु से कब और कहाँ मिला होगा। इसके बारे में अंतरा कुछ और सोचे उससे पहले उसे एक दूसरा ख्याल आया कि अगर रुद्र को पता चला कि अंतरा जिस आदमी के साथ रहती है वह और कोई नहीं बल्कि उसका फैमिली फ्रेंड विक्रांत ग्रोवर है, तो वह गुस्से से पागल हो जाएगा। अंतरा ने अपनी असमंजस को दूर करने के लिए अपना गला साफ करते हुए मिस्टर सैडो से पूछा, वैसे आपके रुद्र के साथ कैसे संबंध है? मुझे कभी यह पूछने का मौका ही नहीं मिला। जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ चेहरे से जानते हैं। मिस्टर सैडो और रुद्र दोस्त नहीं है, यह जानकर अंतरा ने राहत की सांस ली। अंतरा और मिस्टर सैडो आगे कुछ बात करे उससे पहले उनके नजदीक एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से बाहर निकलकर सुधीर पैसे चुका रहा था, तब उसने देखा कि कोई अनजान आदमी अंतरा का हाथ पकड़कर खड़ा है। यह देखकर उसका पारा चढ़ गया। ए, क्या कर रहा है? छोड़ मेरी बच्ची को। सुधीर अंतरा और मिस्टर सैडो की तरफ भागते हुए आया। नहीं मामा आप। अंतरा आगे कुछ कहे उससे पहले सुधीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह कहने के बाद सुधीर का ध्यान गया कि उस अजनबी ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। यह देखकर सुधीर ने मिस्टर सैडो को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया कि इस तरह चेहरा छुपाकर वह दिन दहाड़े अपराध करके भले ही अब तक वह बच गया होगा, लेकिन आज नहीं बच पाएगा। सुधीर आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसे रोका और समझाया कि वह मिस्टर सैडो को गलत समझ रहा है। मिस्टर सैडो उसका दोस्त है जो हमेशा उसकी मदद करता है। अंतरा की बात सुनने के बाद भी सुधीर को संदेह था कि कोई अगर किसी को मदद ही करना चाहता हो तो उसे अपना चेहरा छुपाने की क्या जरूरत। अंतरा ने सुधीर को सफाई दी कि चेहरा छुपाने के लिए उसके दोस्त की अपनी वजह है, लेकिन उसने अंतरा को हर मुश्किल में साथ दिया है। यहाँ तक कि मुकुंद की ट्रीटमेंट के लिए भी उसके इस दोस्त ने ही पैसे उधार दिए थे। अंतरा ने जानबूझकर उधार शब्द पर जोर दिया था। अंतरा की बात सुनने के बाद सुधीर को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में गलत सोच लिया था, इसलिए उसने शर्मिंदा होते हुए मिस्टर सैडो से माफी मांगी और अपने बर्ताव के लिए सफाई दी कि दरअसल वह अभी अभी मुंबई आया था, इसलिए उसे इन सब बातों के बारे में पता नहीं था। और फिर सुधीर ने अपनी बदतमीजी के लिए मिस्टर सैडो से माफी मांगी। मिस्टर सैडो ने सुधीर को जवाब दिया कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर सुधीर को शांत रहने कहा। मिस्टर सैडो की बात सुनकर सुधीर चौंक गया और उसने पूछा, क्या आपको अंतरा ने यहां बुलाया है?
यह कहने के बाद सुधीर अंतरा की तरफ मुड़ा और चिढ़ते हुए कहा कि मैंने तुम्हें बड़े मामा के पास रहने कहा था ना, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। अंतरा कोई जवाब दे उसके पहले मिस्टर सैडो ने सुधीर को भरोसा दिलाया कि उसने मुकुंद की देखभाल के लिए 4 नर्स अरेंज की हैं। यह बात सुनकर सुधीर शांत तो हो गया, लेकिन फिर उसे 4 नर्स के खर्च की फिक्र होने लगी। मिस्टर सैडो ने सुधीर को दिलासा दिया कि इंसान की तबीयत से ज्यादा और कुछ नहीं होता, इसलिए उसे पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मिस्टर सैडो ने सुधीर और अंतरा को बातें करने कहा और बताया कि अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वह अपनी गाड़ी में ही बैठा होगा। मिस्टर सैडो के गाड़ी में बैठते ही सुधीर ने अंतरा से पूछा कि वह उसके इस दोस्त को कहाँ मिली थी। अंतरा ने जवाब दिया कि उसकी दोस्त तन्वी उसे एक जगह ले गई थी, वहां पर उसकी मिस्टर सैडो से मुलाकात हुई थी। सुधीर तन्वी को पहचानता था, इसलिए उसने ज्यादा कोई सवाल नहीं किया और फिर मुद्दे पर आते हुए अंतरा को सुझाव दिया कि उन दोनों को जाकर साथ में गायत्री से बात करनी चाहिए ताकि वह रुद्र से शादी ना करे। सुधीर का यह मानना था कि गायत्री हमेशा अंतरा की बात मानती थी, इसलिए इस बार भी अंतरा के कहने पर वह जरूर मान जाएगी। अंतरा के पास सुधीर की बात का कोई जवाब नहीं था। गायत्री बचपन में जरूर आज्ञाकारी थी, लेकिन अब वह बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी कि अपनी ही बहन के पति के साथ उसके बिस्तर पर सोती थी। अगर अब कोई अंतरा से कहे कि गायत्री ने हमेशा से उसे अपना दुश्मन माना था, तो अंतरा को बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मामा को कैसे बताए कि गायत्री अब पहले वाली गायत्री नहीं रही थी। अंतरा ने खुद को ख्यालों से बाहर निकाला और आहूजा निवास की तरफ देखा। घर के बाहर अब सिर्फ मधु बैठी थी। उन लोगों की बातों में रुद्र कब वहां से चला गया था, यह अंतरा को पता नहीं चला। अभी भी मधु का विलाप जारी था। सुधीर ने मधु की तरफ देखा और पूछा कि वह तो तुम्हारी सास है ना, वह रो क्यों रही है, वह भी घर के बाहर बैठकर। सुनकर अंतरा को सुधीर को रोकने का एक पैतरा सूझा और उसने सुधीर को बताया कि हाँ मामा, वह मेरी सास ही है। मुझे लगता है कि आज घर का माहौल ठीक नहीं है, अभी हम चलते हैं, बाद में आ जाएंगे। अंतरा का सुझाव सुनते ही सुधीर चिढ़ गया और उसे जवाब दिया कि वह उसे कितनी बार बता चुका है कि वह सिर्फ गायत्री से बात करना चाहता है, और फिर उसने वादा किया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कोई मुसीबत खड़ी हो। सुधीर ने अंतरा को बताया कि वह अपनी सास से बात करे और सुधीर अकेले ही गायत्री से बात कर लेगा। यह सुनते ही अंतरा ने फिर से कुछ बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सुधीर ने उसे कड़े लहजे में कह दिया कि वह गायत्री से मिले बिना वहां से वापस नहीं जाएगा। अंतरा को अपना फैसला सुनाने के बाद सुधीर आहूजा निवास की तरफ चलने लगा। उसके लंबे कदमों को देखकर अंतरा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मधु सुधीर को आते देखकर खड़ी हो गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? वह अंतरा और गायत्री कम थी जो तुम भी आ गए? मेरा घर कोई मंदिर है जो तुम लोग भिखमंगों की तरह कभी भी चले आते हो? मधु की बकवास सुनकर अंतरा ने एक आह भरी। उसने मधु को इतना उत्तेजित कभी नहीं देखा था। अंतरा को पता नहीं था कि रुद्र और मधु के बीच क्या बातें हुई थी, लेकिन उसका मधु पर गहरा असर पड़ा था। यह समझते हुए अंतरा को देर नहीं लगी। उसके बाद मधु ने अंतरा को फिर से बेइज्जत करना शुरू कर दिया कि वह दोनों बहनों का एक ही काम है, पैसों के लिए अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाना। यह सुनकर अंतरा ने मधु को ताना मारा कि उसे तो गायत्री बहुत पसंद थी, तो अब अचानक क्या हो गया। मधु ने अपने मन की बात बताई कि अगर आहूजा खानदान के होने वाले वारिस का सवाल नहीं होता, तो वह गायत्री को भी कब का धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। मधु अंतरा से बात कर रही थी। इस बात का फायदा उठाकर सुधीर गेट से अंदर जा चुका था। अगर वह वहां होता तो मधु की बात का मुंह तोड़ जवाब देता, लेकिन अंतरा ने मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने मधु को यह बताया कि उसे कोई सफाई नहीं देनी, क्योंकि अंतरा को उसके परिवार से कोई वास्ता नहीं रखना। दरअसल अंतरा को मधु से आगे बात ही नहीं करनी थी।
रुद्र घर के अंदर गया था या कहीं बाहर, यह अंतरा को पता नहीं था। अगर गायत्री घर में अकेली रही और उसने सुधीर को उकसाया तो वह गुस्से में कुछ कर ना दे, यह सोचकर अंतरा ने गेट के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। लेकिन मधु ने अंतरा का हाथ पकड़कर उसे धक्का देते हुए कहा, मैं तुझे हरगिज अंदर नहीं जाने दूंगी। अचानक धक्का लगने की वजह से अंतरा लड़खड़ा गई और पास एक पेड़ से जाकर टकरा गई और सरक कर नीचे बैठ गई। मधु ने अंतरा के नजदीक आकर उसकी तरफ नीचे देखते हुए चेतावनी दी कि उसके होते हुए वह किसी को उसके घर में घुसने नहीं देगी। यह सुनकर अंतरा ने मधु को घूरा और उपहास करते हुए पूछा कि अब उसका ब्लड प्रेशर कहाँ चला गया। आंटी, मधु ने जवाब दिया कि उसे ब्लड प्रेशर है तो क्या हुआ, जरूरत पड़ने पर वह किसी से भी लड़ भी सकती है। मधु की बात सुनते ही अंतरा ने जवाब दिया कि यह मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है कि आप कितनी लड़ाकू हैं। इतना कहने के बाद उसने आगे कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगी तो मैं यहीं पर खड़ी रहूंगी। यह बोलते हुए वह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। रुद्र और गायत्री की वजह से अंतरा ने काफी कुछ सहा था, लेकिन कभी बदला लेने के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके दोनों मामा को इस बारे में कुछ पता चले। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंतरा अपने ख्यालों में इस कदर डूबी हुई थी कि जब चौड़े हाथों ने उसकी पीठ को सहारा दिया तब उसे पता चला कि मिस्टर शैडो उसके पास आ चुका था। अंतरा ने यह कह तो दिया था वह बाहर खड़े होकर इंतजार करेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर के अंदर एक अनहोनी होने वाली थी। और फिर अंतरा ने अपनी सास का उपहास करते हुए कहा कि वैसे भी मैं तो अभी जवान हूं, एक हल्के धक्के से मेरा कौन सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यह सुनकर मिस्टर शैडो समझ गया कि अंतरा मधु को ताना मार रही है और उसने मुस्कुराते हुए अंतरा से कहा, आखिर बिल्ली पंजा मारना सीख गई। अंतरा ने जवाब दिया, बिल्ली को पंजा मारना पहले से आता था, बस वह अपने पंजे का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया कि उसे बिल्ली का नया रूप पसंद आया। अंतरा ने मजाक में मिस्टर शैडो को चेतावनी दी कि अब वह अंतरा से सावधान रहे और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की बातें और ख्याल दोनों ही उससे दूर रखे। जवाब में मिस्टर शैडो ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन फिर भी अंतरा और फ्रस्ट्रेट हो गई कि अगर मिस्टर शैडो इतनी आसानी से उसकी बात मान जाएगा तो वह अपना गुस्सा कैसे निकाल पाएगी। हालांकि दुनिया में प्यार का यही दस्तूर था, प्यार के मामले में कभी भी पहले आया सो पहले पाया का नियम नहीं लागू होता था, क्योंकि दिल समाज के नियमों के हिसाब से नहीं चलता था और इसलिए आदमी चाहे दुनिया में हर किसी को अपना गुलाम बना ले, लेकिन अपने दिल को अपना गुलाम बनाना नामुमकिन के बराबर था। शायद इसलिए अंतरा ने अपनी जिंदगी से उम्मीदें लगाना छोड़ दिया था। एक तरफ वह मिस्टर शैडो से शादी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसने वादा भी किया था कि अगर मिस्टर शैडो का पुराना प्यार वापस आ जाएगा तो वह खुशी खुशी मिस्टर शैडो से दूर चली जाएगी। इसलिए अंतरा ने तय किया था कि फ्यूचर में जो भी होगा वह उसे स्वीकार कर लेगी। तुम कौन हो? मधु की आवाज ने अंतरा के ख्यालों को तोड़ा। मधु ने यह सवाल मिस्टर शैडो से किया था। वह कब से देख रही थी कि वह दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। शैडो ने अपनी शांत आवाज में मधु को जवाब दिया कि मैं अंतरा का बॉयफ्रेंड हूँ। मधु ने जैसे ही यह जवाब की उम्मीद की हो वैसे अंतरा को ताना मारा कि अंतरा को एक नया बकरा मिल गया है, इसलिए वह एक भी पैसा लिए बिना रुद्र को तलाक देने के लिए तैयार हुई। अंतरा ने मधु को जवाब दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मधु उसके बारे में क्या सोचती है, और फिर मधु को याद दिलाया कि पहले रुद्र ने शादीशुदा होते हुए एक अफेयर किया और गायत्री को प्रेग्नेंट भी किया, इसलिए अगर अंतरा चाहे तो वह आहूजा खानदान से मुआवजे में कुछ भी मांग सकती है। तो बेहतर होगा कि वह इस तरह की बातें करके अंतरा को अपना दुश्मन ना बनाए, वरना उन सब को महंगा पड़ सकता है। अंतरा की बात के जवाब में मधु ने उपहास किया कि जिस आदमी का साथ मिलने से अंतरा इतनी उछल रही है उस आदमी में तो अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं है।
कहीं वह कोई मुजरिम तो नहीं है? अंतरा मधु को जवाब देने जा रही थी, लेकिन उससे पहले मिस्टर सैडो ने मधु को अपनी शांत आवाज में कहा, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, और अब आपको पता नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड का इस तरह से अपमान करने की मैं आपको क्या सजा दूंगा। मिस्टर सैडो की धमकी सुनकर मधु के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके कदम अपने आप ही पीछे जाने लगे। फिर भी उसने हार नहीं मानते हुए मिस्टर सैडो को चेतावनी दी कि अगर मिस्टर सैडो ने उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। मिस्टर सैडो ने हंसते हुए मधु को जवाब दिया कि जिसके हाथ पहले से ही खून से रंगे हों, उसे पुलिस से क्या डर लगेगा। यह बोलते हुए मिस्टर सैडो ने मधु की तरफ कदम बढ़ाया, जो कि मधु को डराने के लिए काफी था। रुद्र, रुद्र, जल्दी से पुलिस को फोन कर बेटा। मधु चीखते हुए गेट से अंदर भागी और घर के अंदर चली गई। अंतरा ने मिस्टर सैडो से कहा, अगर सच में पुलिस आ गई तो मिस्टर सैडो के पास अपना मास्क उतारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए पुलिस के आने से पहले मिस्टर सैडो को वहां से निकल जाना चाहिए। यह सुनते ही मिस्टर सैडो ने अंतरा को छेड़ते हुए कहा, तो अच्छा है ना, तुम्हें मेरा चेहरा देखने मिल जाएगा। अंतरा ने जवाब दिया कि वह मजाक नहीं कर रही है। मिस्टर सैडो ने अंतरा से कहा कि मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारी शादी होकर रहेगी। इसके जवाब में अंतरा ने सिर्फ इतना कहा, देखते हैं, पहला आप अपने वह अधूरे काम निपटा लो, उसके बाद मैं आपसे शादी करने के बारे में सोचूंगी। अंतरा ने बात को खत्म करने के लिए यह कह दिया था। वह इस टॉपिक पर बात करके थक चुकी थी, क्योंकि हर बार मिस्टर शैडो का एक ही जवाब रहता था। उन दोनों की यह बातें चल रही थी, तब अचानक आहूजा निवास के अंदर से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। अंतरा ने आवाज पहचान ली और मिस्टर शैडो को बताया कि वह गायत्री की आवाज थी। उसके बाद दोनों भागते हुए अंदर गए। वह दोनों हॉल में पहुंचे थे, तब फिर से गायत्री की सिसकियां सुनाई दी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, रुद्र हमारा बच्चा। उसके तुरंत बाद मधु की आवाज सुनाई दी, कितना खून निकल रहा है बेटा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जा, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर सैडो और अंतरा ने देखा कि बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला और रुद्र गायत्री को अपने हाथों में उठाकर नीचे लेकर आ रहा था। वह चलते चलते उन दोनों के पास रुक गया और कहा, मुझे थोड़ा वक्त तो अंतरा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रुद्र रुका हुआ है। यह देखते ही मधु ने उसे डांटा, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारे डायलॉग के चक्कर में कहीं मेरे होने वाले पोते को कुछ हो ना जाए, जल्दी चलो। यह सुनते ही रुद्र आगे बढ़ा और हॉल के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे मधु भी बाहर गई। उन लोगों के बाहर जाते ही अंतरा और मिस्टर सैडो सीढ़ियां चढ़ने लगे। कुछ सेकंड्स पहले आहूजा निवास में हो रहा शोर अब एकदम शांत हो गया था। ऊपर बेडरूम में पहुंचकर अंतरा ने देखा कि उसके मामा एक कोने में अपना सर झुकाकर बैठे थे और कांप रहे थे। सुधीर को देखकर अंतरा को दुख हुआ कि थोड़ी देर में अचानक से क्या हो गया। अंतरा ने सुधीर के पास बैठते हुए धीरे से पूछा, मामा आप ठीक हो? अंतरा के यह पूछते ही सुधीर बड़बड़ाने लगा, मैंने जानबूझकर नहीं, मैं गायत्री को यहाँ से ले जाना चाहता था। अगर उसने बताया होता कि उसे दर्द हो रहा है तो मैं तुरंत उसका हाथ छोड़ देता, लेकिन उसने मेरी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया, जिसकी वजह से शायद वह गिर गई और उसे चोट आ गई। इतना बोलने के बाद सुधीर ने चिंतित होकर अंतरा का हाथ पकड़ते हुए आगे कहा, बेटा गायत्री ठीक तो होगी ना, हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस पर अंतरा ने सुधीर को समझाया कि गायत्री के साथ रुद्र और उसकी मां है, इसलिए उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर अंतरा ने सुधीर से पूछा कि क्या उसका रुद्र के साथ झगड़ा हुआ था। सुधीर ने अंतरा को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उसने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया था। यहाँ तक कि गायत्री से भी वह सिर्फ बात कर रहा था और उसे अपने साथ चलने के लिए मना रहा था, लेकिन गायत्री रुद्र का साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए सुधीर को लगा कि कहीं रुद्र ने गायत्री को ब्रेन वॉश तो नहीं किया। इस बात का अंतरा के पास कोई जवाब नहीं था। वह सुधीर को नहीं बता सकती कि सुधीर गायत्री को जितना सीधा समझता है उतनी वह नहीं है।
उल्टा गायत्री ने ही रुद्र को अपने जाल में फंसाकर अंतरा को घर से निकलवा दिया था और उसकी जगह लेने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन अंतरा सुधीर को यह सब नहीं बता सकती थी, इसलिए आखिर में उसने सुधीर से कह दिया कि शायद रुद्र और गायत्री सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और गायत्री ने खुद अपने लिए यह रास्ता चुना है, इसलिए उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होगा। अंतरा की बात पर सुधीर ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सर हिलाया। वह इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता नहीं था। उसने अंतरा को भरोसा दिया कि वह इस बात पर ज्यादा सोचेगा नहीं और फिर सुझाव दिया कि उन लोगों को हॉस्पिटल जाकर गायत्री की तबीयत देखनी चाहिए। अगर गायत्री के होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो वह खुद को जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। अंतरा सोच में पड़ गई कि ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं। अंतरा की दुविधा को देखकर अब तक चुपचाप खड़े मिस्टर सैडो ने मामला संभालते हुए सुझाव दिया। एक काम करते हैं, अंतरा तुम हॉस्पिटल जाओ और हमें बताओ कि वहां पर क्या चल रहा है। तब तक मैं मामा जी को संभालता हूँ, क्योंकि अगर गायत्री का मिसकैरेज हुआ तो मामा जी पर केस दर्ज हो सकता है। यह सुनते ही अंतरा कांप गई। हालांकि अंतरा को कोई शक नहीं था कि गायत्री ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वह बच्चा ही उसका आहूजा खानदान की बहू बनने का जरिया था। अगर बच्चा ही नहीं रहा तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, इसलिए वह अपने चाचा को छोड़ेगी नहीं। और वैसे भी जो अपने सगे बाप की ना हुई, वह अपने चाचा पर क्या दया करेगी। अंतरा ने मिस्टर सैडो की बात मानते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। मामा आप। अंतरा आगे कुछ कहे उससे पहले मिस्टर सैडो ने उसकी बात काटते हुए बताया कि उसे अपने मामा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वह सब संभाल लेगा। यह सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और बिना वक्त गंवाए आहूजा निवास से निकलकर हॉस्पिटल जाने टैक्सी पकड़ी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मधु और रुद्र गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर इंतजार कर रहे थे। मधु बेचैन होकर दाएं से बाएं चक्कर लगा रही थी और रुद्र अपने फोन में गेम खेल रहा था। मधु ने रुद्र को फटकार लगाई, कैसे बाप हो तुम रुद्र? अपना बच्चा ठीक है या नहीं, यह जानने के बदले यहां बैठकर फोन पर गेम खेल रहे हो। यह सुनकर रुद्र ने फोन से अपनी नजरें हटाए बिना ही जवाब दिया, छोड़ो माँ, मैं तो यही चाहता हूं कि गायत्री का मिसकैरेज हो जाए। रुद्र अब उस बच्चे को गायत्री के एक हथियार के रूप में देखता था, जिसके सहारे गायत्री उसे हमेशा ब्लैकमेल करती थी। उसका गायत्री पर से तो पहले ही मन उठ चुका था और उसे उम्मीद थी कि अगर बच्चा ना रहा तो अंतरा उसके पास वापस आ जाएगी। रुद्र की बात सुनकर मधु ने उसे पूछा कि वह होश में तो है ना। रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया कि यह कोई उसका आखिरी बच्चा नहीं है, वह बाद में फिर से बाप बन सकता है। रुद्र ने मधु से यह कहा ही था, तब तक एग्जामिनेशन रूम का दरवाजा खुला और अंदर से एक डॉक्टर बाहर आया और उसने पूछा, पेशेंट का काफी खून बह चुका है, आप में से जिसका भी ओ टाइप ब्लड ग्रुप है वह तुरंत ब्लड बैंक में जाए। डॉक्टर सवाल का जवाब देने के बदले मधु ने उसे पूछा कि बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना। डॉक्टर ने मधु को समझाया कि फिलहाल वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने तक इंतजार करना पड़ेगा और अगर इस दौरान अगर पेशेंट की हालत और बिगड़ी तो उन्हें पहले मां को बचाना पड़ेगा। यह सुनकर मधु चीख पड़ी कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें बच्चे को बचाना पड़ेगा, मां की जान की उन्हें परवाह नहीं। मधु की बात सुनते ही डॉक्टर को शक हुआ कि क्या यह लोग वाकई में गायत्री के परिवार हैं। डॉक्टर ने मधु से कहा, आप होश में तो हैं? पेशेंट को प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा है, अगर हम मां को नहीं बचा पाए तो बच्चा कैसे बच पाएगा। यह सुनते ही मधु शर्मिंदा हो गई कि उसने बेवकूफी वाली बात कर दी। मधु ने बहाना बनाया कि वह बस बच्चे के लिए घबरा गई थी, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। डॉक्टर ने बताया कि अगर मधु और रुद्र गायत्री के परिवार वाले नहीं हैं तो उन्हें गायत्री के परिवार में से किसी को बुलाना पड़ेगा, वरना ना तो गायत्री बच पाएगी और ना ही उसका बच्चा। डॉक्टर की बात सुनकर मधु ने कह दिया कि वह तुरंत गायत्री के परिवार वालों को बुला लेंगे। डॉक्टर के जाने के बाद मधु ने रुद्र की ओर देखा तो रुद्र ने मधु से साफ कह दिया कि वह इस मामले में कुछ नहीं करने वाला है।
मधु ने रुद्र के पास बैठते हुए उसे कहा, पागलों वाली बातें मत कर। मैंने एक ज्योतिषी को पूछा था, उन्होंने कहा था कि गायत्री के पेट में लड़का ही है, इसलिए हमें हर हाल में इस बच्चे को बचाना पड़ेगा। अगर बाद में तूने सिर्फ लड़कियां पैदा की तो हमारी सारी दौलत उनके दहेज में चली जाएगी। रुद्र ने मधु को समझाया कि ज्योतिषी की बातें हमेशा सच नहीं होती, और वैसे भी मधु को शिकायत थी कि गायत्री घर के काम ठीक से नहीं करती। अगर यह बच्चा नहीं रहेगा तो वह आसानी से गायत्री से अपना रिश्ता तोड़ सकता है और फिर दूसरी औरत को घर में लेकर आएगा जो घर के काम काज भी करेगी और मधु का ख्याल भी रखेगी, और सबसे बड़ी बात, उसे दादी भी बनाएगी। रुद्र ने इतना बेधड़क तरीके से समझाया कि मधु उसकी योजना के लिए मान गई, और उसने रुद्र से पूछा कि इसके लिए कहीं उसने कोई दूसरी लड़की ढूंढ कर तो नहीं रखी। रुद्र ने उसे बताया कि बिल्कुल ढूंढ ली है, बस एक बार गायत्री उसकी जिंदगी से निकल जाए तो वह उसकी पहली वाली पसंद की लड़की को तुरंत घर लेकर आएगा। रुद्र की बात सुनकर मधु ने रुद्र को टोका कि अगर ऐसा ही था तो उसे अंतरा के आगे पीछे घूमने की क्या जरूरत थी। मधु ने कहा कि उसे पता था कि उनके परिवार से अलग होकर अंतरा पछताएगी, इसलिए बार बार घर पर चली जाती है। तो रुद्र ने मधु का विरोध किया। ये सुनकर मधु ने रुद्र से कहा कि उसके बाल ऐसे ही नहीं पक गए, अंतरा के हर पैतरे वह बराबर समझती है। आखिर में मधु ने अंतरा के बारे में बात बंद करने कहा और रुद्र से कहा कि अगर उसे गायत्री का बच्चा नहीं चाहिए तो वह उसे जोर नहीं देगी। यह सब कहने के बाद अचानक से मधु को कुछ याद आया और उसने रुद्र से पूछा कि उसने पुलिस को फोन किया था या नहीं। रुद्र ने अपनी नजरें चुराते हुए जवाब दिया कि सुधीर अंतरा का मामा है। अगर रुद्र की कंप्लेंट पर पुलिस ने सुधीर को गिरफ्तार कर लिया तो वह अंतरा से आंख नहीं मिला पाएगा। यह सुनते ही मधु गुस्सा हो गई और रुद्र को डांटने लगी कि कहीं अंतरा ने रुद्र पर कोई जादू तो नहीं कर दिया जो वह उसके ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। उसने आगे रुद्र को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि अंतरा अब बहुत गिर चुकी है, उसने एक अपराधी से रिश्ता जोड़ लिया है। उसके बाद मधु ने रुद्र को मास्क वाले आदमी यानी कि मिस्टर शैडो की धमकी के बारे में बताया। मधु की बात सुनकर रुद्र ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि वह अंतरा का बॉयफ्रेंड ही था? मधु ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, वह दोनों मेरे सामने बेशर्मों की तरह एक दूसरे से गले मिल रहे थे, और उस मास्क वाले आदमी ने खुद मुझे बताया था कि वह अंतरा का बॉयफ्रेंड है। यह सब जानकारी सुनकर रुद्र सोच में पड़ गया कि अगर मास्क वाला आदमी अंतरा का बॉयफ्रेंड है तो कहीं ऋषभ मलिक और वह आदमी अलग अलग तो नहीं। अगर ऐसा है तो फिर वह रहस्यमयी मास्क वाला आदमी कौन था? मधु की आवाज ने रुद्र को अपने ख्यालों से बाहर निकाला। इसलिए कह रही हूं कि उस लालची औरत के हाथों बेवकूफ मत बनना। हो सकता है कि वह तेरे से पैसे ऐंठ कर उस छटे हुए बदमाश की मदद करना चाहती हो। रुद्र ने मधु की बात सुनी थी, लेकिन वह उसकी बात से सहमत नहीं हो सकता था, क्योंकि आहूजा निवास के बाहर जब उसकी अंतरा से बात चल रही थी तब खुद रुद्र ने अंतरा को वापस आने के लिए हर तरह की लालच देकर देख लिया था, लेकिन अंतरा ने उसकी हर ऑफर को ठुकरा दिया था। रुद्र को लगा कि अंतरा को वापस पाने के अपने प्लान में मास्क वाला आदमी मुसीबत बन सकता था। क्या सोच रहा है? जल्दी से पुलिस को फोन करना। मधु ने गहरी सोच में डूबे हुए रुद्र से यह कहा। इस बार रुद्र को अपनी मां की बात मानने में कोई दिक्कत नहीं थी। पहले वह सुधीर को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उससे अंतरा उससे और दूर हो जाती, लेकिन अब वह मास्क वाला आदमी उन दोनों के बीच आ गया था। रुद्र को समझ आ गया था कि उसी आदमी की वजह से अंतरा रुद्र को रिजेक्ट कर रही थी। उस आदमी को अपने और अंतरा के बीच से हटाने का प्लान रुद्र के दिमाग में आकार लेने लगा। रुद्र को ख्याल आया कि पहले वह अंतरा के मामा को गिरफ्तार करवाएगा और फिर कंप्लेंट वापस लेने के लिए अंतरा को अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए कहेगा, और अगर फिर भी उसने मना किया तो फिर वह अंतरा के साथ एक सौदा करेगा। रुद्र को अब कोई शक नहीं था कि अंतरा के मामा की ट्रीटमेंट का पैसा मास्क वाले आदमी ने दिया होगा,
इसलिए जाहिर सी बात थी कि अंतरा उस आदमी के एहसान तले दबी होगी। वह मास्क वाले आदमी, जो कि पहले से ही एक अपराधी है, रुद्र उसे गिरफ्तार ना करवाने के बदले अंतरा को अपने पास वापस आने के लिए ब्लैकमेल करेगा। यह सोचते हुए उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें सारा मामला समझाया कि कैसे सुधीर ने उनके घर में घुसकर गायत्री पर हमला किया था। रुद्र ने फोन रखा ही था कि तब तक फिर से वह डॉक्टर उनके पास आया और उन दोनों को डांटने लगा। आप लोग अभी भी यहीं हो? पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत क्रिटिकल लेवल पर है। आप लोग पेशेंट और उसके बच्चे को बचाना चाहते भी हो या नहीं? डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र और मधु उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो, क्योंकि उन दोनों में समझौता हो गया था कि गायत्री और उसके बच्चे का जो भी हो, अब उन्हें कोई परवाह नहीं। मधु ने शर्मिंदा होते हुए डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि हम उसे बचाना नहीं चाहते या उसके परिवार का कांटेक्ट नहीं करना चाहते। दरअसल बात यह है कि गायत्री के परिवार में किसे कांटेक्ट करना, यही हमें पता नहीं है। मधु की बात सुनकर डॉक्टर को बड़ा अजीब लगा। उसने मधु से कहा कि अगर वह लोग पेशेंट के रिश्तेदार नहीं हैं और उसके परिवार को कांटेक्ट तक नहीं कर सकते तो हॉस्पिटल क्यों आए थे? और फिर डॉक्टर ने रुद्र से कहा कि उसे लगा था कि वह गायत्री का पति है। रुद्र कुछ जवाब दे सके उससे पहले मधु ने उसे इशारा करके चुप रहने कहा और डॉक्टर को बताया कि रुद्र गायत्री का पति नहीं है। मधु की बात सुनकर डॉक्टर कंफ्यूज हो गया। आखिरकार रुद्र ने बताया कि वह गायत्री का जीजा है और मधु उसकी माँ है। रुद्र की बात सुनते ही डॉक्टर ने कहा, अच्छा, आप पेशेंट के जीजा हो, तभी मैं सोचूं कि आपको पेशेंट की कोई फिक्र क्यों नहीं है। आपकी माँ की बात सुनकर मुझे लगा था कि आप लोग दकियानुसी किस्म के हो, जिन्हें सिर्फ पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र है, लेकिन उसकी माँ की नहीं। यह बोलने के बाद डॉक्टर ने रुद्र को सलाह दी कि भले ही वह गायत्री का जीजा हो, लेकिन उसके लिए कम से कम वह गायत्री की बड़ी बहन को फोन करके तो बुला ही सकता है। वह सिर्फ मेरा जीजा नहीं, बल्कि मेरे अंदर पल रहे बच्चे का बाप भी है। यह कहते हुए गायत्री का जबड़ा कस गया था। वह एग्जामिनेशन रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। मधु ने गायत्री को चुप कराते हुए कहा, बकवास बंद कर। गायत्री के शरीर की नसें फूल गई थी। तुम लोग राक्षस हो, राक्षस। मैं यहाँ तुम लोगों को एक वारिस देने के लिए इतना कुछ सह रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी जान की कोई परवाह ही नहीं। गायत्री के यह बोलते ही एक लंबी खामोशी छा गई। डॉक्टर पहले गायत्री, फिर रुद्र और मधु की तरफ देखने लगा। मधु गायत्री का मुंह बंद करवाना चाहती थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। उसने सबके सामने सच बता दिया था कि उसका और रुद्र का क्या रिश्ता है। इसलिए जाहिर सी बात थी कि रुद्र और मधु ने डॉक्टर को बताई हुई बातें झूठी साबित हो चुकी थी। डॉक्टर ने रुद्र के सामने देखते हुए ताना मारा, तो आप इन्हें प्रेग्नेंट करने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोना चाहते हैं? डॉक्टर की आवाज में रुद्र के लिए तिरस्कार था। अब मुझे समझ आया कि आप इतनी देर से इनकी फैमिली में से किसी को बुला क्यों नहीं रहे थे। आपने अपनी साली के साथ ऐसा किया, इसलिए आपकी वाइफ भी ब्लड डोनेट करने नहीं आ रही है। रुद्र ने डॉक्टर के आरोप को नकार दिया कि गायत्री की बहन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। वैसे भी गायत्री को पता था कि अंतरा इतनी भी उदार नहीं है कि उसकी जान बचाने आए, इसलिए उसने डॉक्टर को बताया कि वह जानती है कि उसकी बहन नहीं आएगी, लेकिन उसके पापा उसी हॉस्पिटल में हैं, वह उनसे ब्लड डोनेट करवा सकते हैं। यह सुनते ही डॉक्टर ने गायत्री से कहा कि उसे यह बात पहले बतानी चाहिए थी, और फिर उसे पूछा कि उसके पिता कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जवाब में गायत्री ने कहा, मेरे पापा यहाँ काम नहीं करते, वह कार्डियोलॉजी वार्ड में एडमिट है, वह तो यहाँ आ नहीं पाएंगे। आपको किसी को ऊपर भेजकर उनका ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा। गायत्री का जवाब सुनकर डॉक्टर दंग रह गया। उसने अपने करियर में पहली बार इतना अजीब पेशेंट और उसके रिलेटिव्स देखे थे। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आमतौर पर वह लोग एडमिट होते हैं जिनकी सीरियस कंडीशंस होती हैं, और वह औरत खुद कह रही थी कि उसके पिता चल फिर नहीं सकते, फिर भी वह उन्हें अपना ब्लड डोनर बनाना चाहती थी।
भला ऐसा कभी कोई बेटी अपने बाप के लिए सोच सकती है? डॉक्टर ने अपनी दुविधा जाहिर की और गायत्री से पूछा, आप इनकी बात कर रहे हैं क्या? वह आपके सगे पिता हैं? गायत्री ने जवाब दिया कि वह उसके सगे पिता हैं और गायत्री उनकी इकलौती औलाद है। गायत्री का कहना था कि उसके पिता की वैसे भी जिंदगी खत्म होने आई है, लेकिन वह तो जवान है, उसके खुद के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। और फिर डॉक्टर को जल्दी से उसके पिता का ब्लड कलेक्ट करने के लिए विनती की। गायत्री का लॉजिक सुनने के बाद डॉक्टर के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे पहले वह लोग अजीब लग रहे थे, लेकिन अब उसे पागलों का पूरा परिवार नजर आ रहा था। डॉक्टर ने सोचा था कि गायत्री पीड़ित विक्टिम है, लेकिन गायत्री की बात सुनकर समझ आया कि वह रुद्र और मधु से भी बड़ी विलेन थी। डॉक्टर ने गायत्री को डांट दिया, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? किसी की भी जिंदगी कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। डॉक्टर के लिए सारे पेशेंट एक समान होते हैं। आपने इस हॉस्पिटल को समझ क्या रखा है? डॉक्टर का बस चलता तो वह तुरंत उन सबको बाहर निकलवा देता, लेकिन पेशेंट चाहे जैसा भी हो, उसे ठीक करना एक डॉक्टर का फर्ज बनता है। डॉक्टर ने रुद्र और मधु की तरफ देखकर कड़ी आवाज में ऑर्डर दिया, आप लोग कैसे भी करके एक ब्लड डोनर का इंतजाम कीजिए। कॉल करो, सोशल मीडिया पर डालो, जो चाहे वह करो, लेकिन हमें एक ब्लड डोनर ढूंढना पड़ेगा। मैंने भी ऑलरेडी आसपास की हॉस्पिटल और ब्लड बैंक में कांटेक्ट करके हमारी रिक्वायरमेंट बता दी है, लेकिन उनका जवाब आने में वक्त लग सकता है, इसलिए हम इंतजार करके बैठे नहीं रह सकते। समझ रहे हैं आप लोग? रुद्र ने अपना सर हाँ में हिलाया। डॉक्टर उन लोगों को घूरते हुए वहां से चला गया और एक नर्स गायत्री को वापस कमरे के अंदर ले गई। कॉरिडोर में बैठे दूसरे पेशेंट और स्टाफ मधु और रुद्र की तरफ देखकर कानाफूसी करने लगे। मधु ने अपनी नजरें चुरा ली और रुद्र को सुझाव दिया कि उन्हें गायत्री के चाचा को बुला लेना चाहिए। वैसे भी उसे गायत्री की बहुत फिक्र थी, वह जरूर ब्लड देने के लिए तैयार हो जाएगा। मधु की बात सुनकर रुद्र हंस पड़ा और उसने अपनी माँ को याद दिलाया कि उसी ने जोर देकर गायत्री के चाचा को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को फोन करने कहा था, इसलिए अब तक तो शायद वह पुलिस स्टेशन में होंगे। मधु को पछतावा हुआ कि उन्हें जल्दबाजी ना करते हुए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद गायत्री के चाचा को गिरफ्तार करवाना चाहिए था। माँ बेटे की नोक झोंक चल रही थी, तभी हॉस्पिटल में अंतरा दाखिल हुई। रुद्र ने अंतरा को हॉस्पिटल के अंदर आते हुए देख लिया था। अंतरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉरिडोर में चल रही थी। अंतरा को पता नहीं था कि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ होने वाला था जो उसने कभी सोचा तक नहीं था। उन दोनों की बातें चल रही थी, तब हॉस्पिटल पहुंची हुई अंतरा पर रुद्र का ध्यान गया था। रुद्र तुरंत उठकर अंतरा के पास गया और उसे पूछा कि वह हॉस्पिटल क्यों आई है, लेकिन अंतरा ने रुद्र को नजरअंदाज करते हुए हॉस्पिटल स्टाफ से ब्लड बैंक किस तरफ है यह पूछा। स्टाफ ने अंतरा को गाइड किया और अंतरा थैंक यू बोलकर स्टाफ ने दिखाई हुई दिशा में आगे चलने लगी। रुद्र ने अंतरा का रास्ता रोकते हुए कहा, तुम गायत्री को ब्लड डोनेट नहीं करोगी, वह उसके लायक नहीं है। रुद्र की बात सुनकर अंतरा ने हंसते हुए ताना मारा कि गायत्री के अंदर रुद्र का ही बच्चा है, किसी और का नहीं, और गायत्री लायक है या नहीं, यह बात रुद्र को अंतरा को धोखा देकर गायत्री को प्रेग्नेंट करने से पहले सोचनी चाहिए थी। यह सुनते ही रुद्र ने फ्रस्ट्रेशन में एक आह भरी और अंतरा को याद दिलाया कि वह पहले ही सब कुछ समझा चुका है कि कैसे गायत्री ने उसे लुभाकर अपने जाल में फंसाया था और वह बहक गया था। रुद्र की सफाई सुनकर अंतरा ने एक और ताना मारा, अरे हाँ, मैं तो यह भूल ही गई थी, लेकिन तुम्हारे टैलेंट को मानना पड़ेगा रुद्र। तुम एक ही बार गायत्री के साथ सोए और वह प्रेग्नेंट हो गई। यह बोलने के बाद अंतरा रुद्र को हटाकर आगे बढ़ी, लेकिन फिर से रुद्र ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि वह बता चुका है कि उस बच्चे की वजह से ही वह गायत्री को छोड़ नहीं रहा था और अंतरा का रुद्र को डाइवोर्स देने की भी यही वजह थी। इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि वह बच्चे से छुटकारा पा लेगा ताकि अंतरा उसके पास वापस आ जाए और वह दोनों अपनी फैमिली प्लान कर सके, जिसके लिए अंतरा का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है।
इसलिए वह अंतरा का ब्लड डोनेट नहीं करने देगा। रुद्र की ख्वाहिश सुनकर अंतरा दंग रह गई। रुद्र ने फिर दूसरे तरीके से अंतरा को समझाने की कोशिश की। रुद्र अंतरा को कहने लगा कि अंतरा भी तो गायत्री से नफरत करती है, तो वह उससे बदला लेने का मौका क्यों छोड़ना चाहती है। अंतरा ने रुद्र को बताया कि वह अपने मामा के लिए गायत्री को बचाना चाहती है। भले ही मुकुंद ने यह कह दिया था कि अब उसका गायत्री से कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन एक पिता का अपनी औलाद के लिए प्यार कंप्यूटर की रैम नहीं की डिलीट प्रेस किया और फाइल हमेशा के लिए मिट जाए। अंतरा का कहना था कि गायत्री मुकुंद की इकलौती बेटी थी। अगर गायत्री की इस तरह मौत हो गई तो उसके मामा टूट जाएंगे और वह हर रोज टुकड़ों टुकड़ों में मरेंगे। देखो अंतरा मेरी, रुद्र आगे कुछ बोले उससे पहले अंतरा ने उसकी बात काट दी और उसे बताया कि मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं गायत्री को अपना ब्लड दे रही हूँ। गायत्री जब ठीक हो जाए तब तुम उसके साथ अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। यह कहने के बाद अंतरा ब्लड बैंक की तरफ चली गई। वहां पर जाकर ब्लड डोनेट करने से पहले की फॉर्मेलिटीज उसने पूरी की। कुछ देर बाद अंतरा को बेड पर लेटाया गया और उसके हाथ की नस में एक सुई डाली गई। उसके साथ ही अंतरा का गाढ़ा खून निकल कर नली से होते हुए ब्लड बैग में भरने लगा। अंतरा ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। रुको डॉक्टर, मैडम के हाथ से जल्दी से सुई बाहर निकालो, यह ब्लड डोनर नहीं बन सकती। एक नर्स दौड़ती हुई कमरे में आई और उसने यह कहा। यह सुनकर डॉक्टर हैरान हो गया और उसने ब्लड कलेक्ट करने से पहले का अंतरा का चेक लिस्ट निकाल कर पढ़ा और फिर नर्स को बताया कि अंतरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवाब में नर्स ने डॉक्टर को एक पेपर देते हुए कहा, इनका रिपोर्ट अभी अभी आया, यह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर डॉक्टर हैरान हो गया और नर्स का दिया हुआ रिपोर्ट पढ़ने लगा। अंतरा के सर पर तो जैसे बिजली गिरी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़कर कहा कि अंतरा तो सच में प्रेग्नेंट है और फिर उसने अंतरा के हाथ से तुरंत सुई निकालने का ऑर्डर दिया। डॉक्टर ने अंतरा को बताया कि ऐसी हालत में उसे ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए था। अंतरा डॉक्टर के कहने के बाद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या वह मेरा ही रिपोर्ट है? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? उसने डॉक्टर से पूछा। नर्स ने अंतरा को जवाब दिया कि इस वक्त ब्लड बैंक में वह अकेली ही डोनर है, तो वह रिपोर्ट किसी और का कैसे हो सकता है। डॉक्टर अंतरा को इतना हैरान देखकर समझ गया कि शायद अंतरा को खुद को ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। अंतरा ने रिपोर्ट अपने हाथ में लिया और वह पढ़कर समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने आज सुबह ही तो कंट्रासेप्टिव पिल ली थी, फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अंतरा ने डॉक्टर को रिपोर्ट देते हुए पूछा कि क्या वह बता सकते हैं कि वह कितने समय से प्रेग्नेंट है। जवाब में डॉक्टर ने बताया कि उसके लिए अंतरा को ज़्यादा डिटेल में चेकअप करवाना पड़ेगा, जिसके लिए डॉक्टर ने उसे तुरंत गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाने की सलाह दी। उसके बाद अंतरा बेड से उठकर अपनी फाइल लेकर कमरे से बाहर निकली। अभी भी यह खुलासा उससे हजम नहीं हो रहा था। तब तक अंतरा को किसी ने उसके नाम से पुकारा। आवाज की दिशा में उसने देखा कि मिस्टर सैडो उसकी तरफ भागा हुआ आ रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, वह हाँफ रहा था। उसने आते ही अंतरा को अपने हाथों में उठा लिया और पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? भले ही मिस्टर सैडो की मुस्कुराहट उसके मास्क के पीछे दिख नहीं रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अंतरा को उसकी एक्साइटमेंट साफ महसूस हो रही थी। अंतरा ने मिस्टर सैडो को जवाब दिया कि दरअसल अभी पक्का कह नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा कि वह आगे कुछ कहे उसके पहले ब्लड बैंक वाला डॉक्टर उसके कमरे से बाहर आया और उसने जानकारी दी कि अंतरा वाकई में प्रेग्नेंट है और फिर मेडिकल की भाषा में अंतरा को समझाया, जो कि अंतरा या मिस्टर सैडो को नहीं समझ आया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जो रिपोर्ट उसके पास है उसके हिसाब से अंतरा की प्रेगनेंसी 5 से 7 हफ्ते की होनी चाहिए। फिर भी पक्का तो डिटेल्ड चेकअप के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर की बात सुनकर अंतरा हैरान हो गई कि वह मिस्टर सैडो से लगभग 5 से 7 हफ्ते पहले ही तो मिली थी। मिस्टर सैडो ने डॉक्टर को थैंक यू कहा और भरोसा दिया कि वह तुरंत अंतरा का चेकअप करवाएगा।
मिस्टर सैडो की बात सुनकर डॉक्टर ने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर उसका मास्क देखकर कहा कि अगर उसके चेहरे को कुछ हुआ है तो उनके हॉस्पिटल में कॉस्मेटिक सर्जरी की काफ़ी अच्छी सुविधा है। यह सुनते ही मिस्टर सैडो ने डॉक्टर को सिर्फ थैंक यू कहा, लेकिन अंतरा समझ गई थी कि मिस्टर सैडो डॉक्टर को जवाब नहीं देना चाहता था कि उसने चेहरे पर मास्क क्यों पहन रखा है। यह सोचते हुए अंतरा मिस्टर सैडो की तरफ देखते हुए चल रही थी, जिस पर मिस्टर सैडो ने उसे टोका कि अंतरा को उसकी तरफ देखने के बदले अपना रास्ता देखना चाहिए, क्योंकि अब उसे अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद अंतरा को पता चला कि उसे जिस बुजुर्ग डॉक्टर ने फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का रिपोर्ट दिया था वह वहां पर नहीं थी। उसके बदले एक नई जवान डॉक्टर थी जो कि 35 साल के आसपास ही लग रही थी। अंतरा को सोनोग्राफी रूम में ले जाया गया। डॉक्टर ने अंतरा की सोनोग्राफी करना शुरू किया। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे सामने से डॉक्टर को कुछ पूछना चाहिए या नहीं, इसलिए अंतरा भी चुपचाप मॉनिटर देख रही थी। सोनोग्राफी खत्म होते ही डॉक्टर बिना कुछ कहे उठकर चली गई और नर्स ने अंतरा को डॉक्टर के कैबिन में इंतजार करने कहा। अंतरा वहां जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर अपने कैबिन में आई और सोनोग्राफी रिपोर्ट देखने लगी। अंतरा की धड़कनें तेज होने लगी थी कि डॉक्टर क्या कहेगी। आखिरकार डॉक्टर ने अंतरा से कहा कि वह 5 हफ्ते प्रेग्नेंट है और उसके पेट में पल रहा बच्चा और बाकी सब नॉर्मल है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। यह सुनते ही अंतरा ने एक गहरी सांस छोड़ी। अंतरा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह पिछले 4 साल से यह शब्द सुनने के लिए तरस रही थी और उसके लिए उसने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन एक भी बार उसे रुद्र का साथ नहीं मिला था। और अब जब उसने प्रेगनेंसी के बारे में सोचा तक नहीं था, तब उसे यह खबर मिली थी, इसलिए वह थोड़ी घबराई हुई और हैरान भी थी। डॉक्टर अंतरा की दुविधा समझ गई और उसे धीरे से पूछा, आपके पति की एज क्या है? यह सवाल सुनकर अंतरा चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि डॉक्टर ने उसे ऐसा सवाल क्यों किया। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, क्या आपके पति में कोई प्रॉब्लम है? यह सुनते ही अंतरा और कंफ्यूज हो गई और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। दोनों औरतें एक दूसरे के सामने कुछ सेकंड्स तक बिना कुछ कहे देखती रही। फिर डॉक्टर ने अंतरा को सफाई दी कि अंतरा अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल दिख रही थी, इसलिए उसे लगा कि शायद उसके पति की उम्र बहुत ज़्यादा होगी या तो उसे कोई बीमारी होगी, इसलिए अंतरा प्रेगनेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। डॉक्टर की बात सुनते ही अंतरा ने एक आह भरी और फिर हंसते हुए डॉक्टर को बताया कि उसके बच्चे का पिता उससे कुछ साल ही बड़ा है और उसे कोई बीमारी नहीं है। और फिर अंतरा ने डॉक्टर को जानकारी दी कि वह बस इसलिए हैरान थी क्योंकि उसके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद भी वह प्रेग्नेंट हो गई। अंतरा की बात सुनते ही डॉक्टर के हाव भाव गंभीर हो गए और उसने अंतरा से कहा कि उसने क्या क्या किया था और कौन सी दवाई ली थी, यह सब जानकारी डॉक्टर को देनी होगी, क्योंकि यह सब अंतरा के अंदर पल रहे बच्चे की जान के लिए खतरा बन सकता है। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक डॉक्टर ने अंतरा के साथ चर्चा की और आखिर अंतरा वहां से बाहर निकली। अंतरा के बाहर निकलते ही मिस्टर सैडो उसकी तरफ भागता हुआ आया और पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से शुरू करे। मिस्टर सैडो को अंतरा के चेहरे के हाव भाव से भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ हो सकता है। अंतरा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आप वादा करो कि मेरी बात सुनने के बाद आप गुस्सा नहीं करोगे। अंतरा की विनती सुनते ही मिस्टर सैडो निराश हो गया। उसने अंतरा से पूछा कि क्या वह प्रेग्नेंट नहीं है? क्या पहला रिपोर्ट गलत था? अंतरा को मिस्टर सैडो की पीड़ा उसकी आवाज में साफ महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मिस्टर सैडो ने अंतरा को अपने गले लगाया और दिलासा दिया कि अगर वह इस बार प्रेग्नेंट नहीं तो कोई बात नहीं, उसके पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, वह फिर से कोशिश करेंगे। आगे मिस्टर सैडो ने अंतरा को टोका कि उसने ऐसा कैसे सोच लिया कि इतनी छोटी सी बात पर वह उस पर गुस्सा करेगा। अंतरा ने मिस्टर सैडो की चौड़ी छाती पर अपना पतला और लंबा चेहरा रखते हुए पूछा कि
क्या मिस्टर शैडो उससे एक वादा करेगा? मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि अंतरा को उसे ऐसा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अंतरा ने मिस्टर शैडो से पूछा कि अगर आगे चलकर आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड आपकी जिंदगी में वापस आ जाए तो आप हमारे बच्चे को मुझे पालने दोगे ना? यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा के बाल सहलाते हुए जवाब दिया कि वह कैसी बातें कर रही है। मिस्टर शैडो ने उसे फिर से भरोसा दिलाया कि वह दोनों साथ मिलकर उनके बच्चे को पालेंगे और एक दिन अंतरा को समझ आ जाएगा कि मिस्टर शैडो सही था। उसके बाद अंतरा ने उसे हेयर बैंड के बारे में पूछा कि क्या वह अब भी मिस्टर शैडो के पास है। मिस्टर शैडो ने उसे बताया कि उसने उसे होटल रूम पर एक बॉक्स में रखा हुआ है, अंतरा जब चाहे उसे देख सकती है। अंतरा ने मना किया कि उसे वह नहीं देखना और सुबह मिस्टर शैडो पर गुस्सा करने के लिए उससे माफी मांगी। मिस्टर शैडो ने अंतरा को टोका कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अंतरा ने खुद को मिस्टर शैडो की बाहों से दूर किया और कहा कि उसे कुछ बताना है। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि वह सुन रहा है। अंतरा ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 8 महीने बाद आप पापा बनने वाले हो। अंतरा और मिस्टर शैडो दोनों को ही पता नहीं था कि रुद्र भी वहां आ चुका था और उसने अंतरा की प्रेगनेंसी की खबर सुन ली थी।